तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल चैप्टर अप। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यहाँ पर जानने के लिए, सीखने के लिए काफी कुछ है। आप अपने दिमाग के बारे में बात कर रहे होंगे, आप अपने न्यूरल सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, एंड देन आफ्टर प्लांट्स में कैसे चीजें कंट्रोल होती हैं, कैसे प्लांट्स अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं, ये भी आप जान रहे होंगे। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत आनंद आ जाएगा एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बूस्ट होगी एंड प्रॉपर्ली हम लोग चीजों को टाइमली रिवाइज भी करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है, सब कुछ ठीक है, अगर हम इस चैप्टर को तोड़ने फोड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और हमारी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। फटाफट बताओ यार, क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ सही है? यस, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या सब कुछ बढ़िया है? क्या हम लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? ओके यार, वॉइस अभी मैंने चेक की है, हालांकि वॉइस का ऐसा कुछ इशू होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर छोटा मोटा कुछ इशू है तो आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा अपने डिवाइस की वॉल्यूम को आप रेज कर लें, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लें। यस, चलो। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अपनी खोपड़ी पर लगाइए सरसों का तेल और घुस जाइए इस चैप्टर के नाम में। चैप्टर का नाम क्या है गुरुजी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो उदय भाई कंट्रोल करते हैं, ये वो वाला कंट्रोल नहीं है, ये कुछ और कंट्रोल है मेरे भाई। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या चीजें हैं, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। भाई, जिस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं उस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी तो क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए। किस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? अब देखो मेरे दोस्त, आपको पता है कि आपकी बॉडी में काफी सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं, काफी सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल तो होना चाहिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। एकदम सही बात है सर, ये तो हमारा शब्द सुना हुआ है। जैसे जब आप स्कूल में परेड करते हैं तो सारे बच्चे एक साथ परेड करते हैं, कोऑर्डिनेशन में परेड करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो अलग से जाकर कोने में नहीं परेड करता करता कहीं दूसरे रास्ते पे निकल जाता, बाकी बच्चों का सहयोग करता है, बाकी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है, यानी साथ साथ काम करना। अब समझ लीजिए मेरे दोस्त, ये जो पेन है काफी नोकीला है। अगर मैं इस पेन पे अपना हाथ टच करता हूं तो मेरे दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि ये जो पेन है ये मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज है, मुझे अपना हाथ जो है इस पेन से हटा लेना चाहिए, नॉर्मल सिग्नल जाएगा। अब यहां पर अगर मुझे अपने हाथ को इस नोकीले पेन से बचाना है तो क्या मेरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे? यस। कैसे? आराम से समझिए। अगर मैंने इस पेन को टच किया और मुझे पता लग गया कि ये नोकीला है, तो पहली बात तो मुझे कैसे पता लगा कि ये नोकीला है? सर आपको ऐसे पता लगा, ये जो पेन है इसकी टिप अगर पॉइंटेड है तो आप इसे सेंस कर पाओगे, यानी ये जो उंगली है इसमें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेंस कर सकता है कि कौन सी चीज मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरी बॉडी के लिए खराब है। समझ लो भाई, नीचे मोमबत्ती जला रखी है मैंने, ये पेन नहीं, अब ये मोमबत्ती है। और मोमबत्ती है, अगर मैंने इसको जला दिया तो एक गर्म है। अगर इस गर्म मोमबत्ती पे मैं अपना हाथ रखता हूं तो भी मुझे पता लग जाएगा कि मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए, मेरा हाथ जल सकता है, मुझे खतरे का एहसास हो जाएगा, मैं खतरे को सेंस कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले मेरे सेंस स्ट्रक्चर ने काम किया। सेंस स्ट्रक्चर सिग्नल लेकर के गया मेरे दिमाग के पास और उसने कहा कि भाई कोई खतरे वाली चीज मेरे आसपास है, मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए। फिर दिमाग ने सिग्नल भेजा हाथ के पास, कहा कि अपना हाथ जो है भाई वापस ले लो, इस पेन तक बहुत ज्यादा देर आपका हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। राइट। सो अल्टीमेटली मैंने अपना हाथ वापस लिया। अगर मैंने अपना हाथ वापस खींचा तो कुछ ऐसी मूवमेंट हुई, हाथ पेन के ऊपर था, अब मैंने अपना हाथ वापस झटक दिया, यहां पर बोन्स जो हैं ये भी काम में आ रही हैं, मसल्स जो हैं ये भी काम में आ रही हैं, नर्वस सिस्टम जो है ये भी काम में आ रहा है। क्या मल्टीपल चीजें यहां पर कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तभी मैं अपने हाथ को खींच पा रहा हूं। यानी इफ आई नीड टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम अ पॉइंटेड पेन, इफ आई नीड
टू सेव माई हैंड फ्रॉम पॉइंटेड पेन। अगर मैं एक पॉइंटेड पेन से अपने हाथ को बचाना चाहता हूं, देन sorry, then our nerves, हमारा नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम हैव टू कोऑर्डिनेट। हमारी हड्डियां, मसल्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, एक दूसरे के साथ काम करेंगी, तो ही हम अपने हाथ को बचा पाएंगे, अदरवाइज हमारा हाथ नहीं बच पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा। भाई ये पेन है जो कि पॉइंटेड है, मेरा हाथ इसके ऊपर रखा हुआ है, समझ लीजिए सेंस करने के बाद सिग्नल मेरे दिमाग तक गया ही नहीं, क्या मैं अपने हाथ को बचा पाऊंगा? भाई मुझे अगर एहसास ही नहीं होगा, मेरा सेंस ऑर्गन ही खराब है, अगर मुझे एहसास ही नहीं होगा कि ये पेन चुभ रहा है मुझे, तो मैं अपने आप को बचा ही नहीं पाऊंगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझे चुभ रहा है। तो अगर मेरी नर्व्स ठीक से काम नहीं करती तो वैसे का बड़ा हो जाएगा। अगर मेरी नर्व्स तो ठीक से काम करती हैं, मेरे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती हैं, मेरे दिमाग से सिग्नल हाथ में आता है, लेकिन मेरी मसल्स काम नहीं करती, मेरी मसल्स जो है इनको लकवा मारा हुआ है, ये पैरालाइज्ड मसल्स हैं, ये काम नहीं करती, मेरा हाथ हिल नहीं सकता, तो भी मैं अपने आप को इस पेन से नहीं बचा पाऊंगा। जब अच्छे तरीके से दोनों तीनों चीजें काम करेंगी, जब सिग्नल भी मेरे ब्रेन तक जाएगा, जब ब्रेन से सिग्नल वापस हाथ में आएगा, मैं अपने हाथ को झटक दूंगा बोन्स और मसल्स का इस्तेमाल करके, सिर्फ तभी तो मैं अपने आप को इस नोकीले पेन से बचा सकता हूं। यस गुरुजी। यानी मल्टीपल चीजें हैं हमारे शरीर में जिनका साथ साथ काम करना एकदम जरूरी है। यानी ये सारी चीजें जब साथ में कोऑर्डिनेट करेंगी तब अच्छे तरीके से आप अपने हाथ को बचा पाएंगे। एंड कंट्रोल जो है मेरे दोस्त आपके शरीर में दो प्रकार का होता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। आप अपनी बॉडी में होने वाली चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं ना। समझ लीजिए आपके पेट में एसिड बनता है, जो कि बनता ही है। अगर आपने खाना खाया है तो आपके पेट में एसिड बनेगा जो आपके खाने को पचाने में हेल्प कर रहा होगा। आपके पेट में एक एंजाइम है पेप्सिन, उसकी एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा होगा, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। अगर समझ लीजिए आपके पेट का कोई कंट्रोल ही नहीं है तो लगातार एसिड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, क्या ये आपके लिए कोई अच्छी चीज है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर मेरे पेट में अननेसेसरी एसिड बनता जा रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं रहा, तो ये उल्टा मेरे लिए हानिकारक चीज है। ये जो एसिड है मेरे पेट की लाइनिंग को जलाना स्टार्ट कर देगा, मेरे पेट में एक्सेसिव एसिड बन जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, जिससे मेरी तबियत भी खराब हो सकती है, मेरे सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो हर चीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर बहुत एक्सेस में होने लगी तो हमारे लिए बुरी है, कोई भी चीज अगर बहुत कम हो रही है तो भी हमारे लिए बुरी है। तो देयर शुड बी अ कंट्रोल। अभी समझ लीजिए भैया मैं पंखा चला दूं 5 की स्पीड पे, तो मेरे आसपास जितने भी पेपर्स वेपर्स रखे हैं सारे उड़ने लग जाएंगे, मेरे कमरे में तूफान आ जाएगा, ये भी बहुत बुरी चीज है। और अगर पंखा चल रहा है समझ लीजिए 1 पे, 1 पॉइंट पे, ऐसे ठुचुक 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 ठुचुक, इतनी आराम आराम से पंखा चल रहा है कि हवा के नाम पे कुछ भी, मुझे सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, हवा के नाम पे कुछ भी मेरे मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, पसीने आ रहे हैं मुझे। लेकिन अगर मेरे दोस्त फैन 3 या 4 पे चल रहा है तो इट इज वेल मॉडरेटेड, इट इज वेल कंट्रोल्ड, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। इसीलिए चीजों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स। सबसे पहला जो कंट्रोल है मेरे दोस्त, ये कंट्रोल होता है आपका न्यूरल कंट्रोल। चीजें आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर सकता है, आपका दिमाग भी आपके प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा जो है मेरे दोस्त ये है एंडोक्राइन कंट्रोल, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये भी आपकी बॉडी में होने वाले कामों को कंट्रोल कर सकती हैं। एंडोक्राइन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। आपके शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो कि आपके बॉडी में होने वाले कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो हार्मोन्स से भी कंट्रोल हो सकते हैं, एज वेल एज मेरे दोस्त ये आपके कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, दिमाग से भी, यानी नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल हो रखे होते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल भी आप शो कर सकते हो और एंडोक्राइन कंट्रोल भी आप शो कर सकते हो, यानी हार्मोन्स बनाकर भी आप अपनी बॉडी में होने वाले कामों को कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए? सबसे पहली चीज तो यही है कि क्या हमें इस चैप्टर का नाम समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
यानी हमें हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है। कहीं कोई एसिड बन रहा है तो बहुत ज्यादा ना बन जाए, कहीं कोई एंजाइम बन रहा है तो बहुत ज्यादा ना बन जाए, कहीं कोई एसिड बन रहा है काफी कम ना रह जाए, कहीं कोई एंजाइम बन रहा है काफी कम ना रह जाए। वी नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। हमारी चीजें जो है, हमारी बॉडी के काम जो है कितने ज्यादा कंट्रोल्ड है, वो इन्हीं दो सिस्टम्स की वजह से है, न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। अब समझ लीजिए आप बैठे हैं लाइब्रेरी में और आपको अपने दोस्त को बुलाना है, तो आप या तो उसको कॉल करेंगे जिससे आपका दोस्त फोन उठा ले, भाई मैं यहां बैठा हूं, आराम से बोलोगे। लाइब्रेरी में जाके चिल्लाने लग जाओगे, अरे मुकेश कैसा है, अरे मुकेश जो है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे भी तो तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ा गए ना। इतनी जोर से चिल्लाओगे लाइब्रेरी में जाके तो लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें खिड़की से बाहर निकाल के फेंक देंगे, है ना। तो किस जगह कैसा बिहेव करना है, किस जगह अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, ये भी तो सब आप दिमाग की मदद से ही कर पा रहे हो, आप सोच समझ पा रहे हो, है ना। आपको भैया किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत तेज बाइक चला रहे थे, धूम मचा ले, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस जो बोल रही है सही है, वहां आप लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते, सर अगली बार नहीं होगा सर प्लीज, है ना। दोस्तों के बीच में ऐसे थोड़ी खड़े होते हो मुंडी लटका के, दोस्तों के सामने जो है एकदम झगड़ालू हो जाते हो आप, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है कि किसके सामने मुझे गर्दन झुका के सारी बात सुन लेनी चाहिए। पिताजी के आगे आप अपनी जबान को ऊंचा नहीं कर सकते, है ना, वरना पता है बेल्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। 4 फुट की बेल्ट जो है जब पीठ पे लगेगी तो सारा सारा दिमाग जो है बढ़िया खुल जाएगा। इसीलिए वहां पर हम जो पापा बोलते हैं सब ऐसे, हाँ पापा, हाँ पापा, है ना। टीचर कुछ बोल रहा है, हाँ टीचर, यस यस यस, है ना, इसी प्रकार से। तो दैट इज कंट्रोल। आपको पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। ऐसे ही आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी पता है कि कब कौन सी चीज कितनी मात्रा में बनानी है, इसे हम कंट्रोल कहते हैं। और आपकी बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तालमेल कहते हैं। करेक्ट। तो ये जो है आपको दोनों शब्दों का मतलब देखने को मिला। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यस, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब बढ़ना। सबको पता है कि भैया आप जो है बड़े हो गए हो, है ना। आपको किसी ना किसी ने कह ही दिया होगा, कोई रिश्तेदार आपके घर 5 7 10 साल बाद आए होंगे, तुम्हें देखते ही बोले होंगे अरे बेटा कितने बड़े हो गए हो। बिकॉज उन्होंने जब आपको देखा था लास्ट टाइम तो तुम चुन्नू मुन्नू से थे, इतने छोटे से थे, है ना, किसी फैमिली इवेंट पे ही देखा होगा, और अब तुम इतने बड़े चट्टान जैसे हो चुके हो, तो जाहिर सी बात है यू आर ग्रोइंग, है ना। तो आप ग्रो कर रहे हो और आप मूव भी कर सकते हो। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हम चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो हम ग्रो भी करते हैं एंड मूव भी करते हैं अच्छे तरीके से, राइट। तो अगर आप एनिमल्स की बात करें, अगर आप एनिमल्स की बात करें तो इन एनिमल्स ग्रोथ एंड मूवमेंट both are evident, both are evident। एविडेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? एविडेंट का मतलब होता है विजिबल, यानी आपको दोनों चीजें दिखाई दे जाती हैं। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा हूं तो मैं आपको चलता हुआ दिखाई दे जाऊंगा। आप बता सकते हो कि एक बार जब आपने मुझे देखा था तो मैं बोर्ड के इस साइड खड़ा था, दूसरी बार जब आपने मुझे देखा तो मैं बोर्ड के इस साइड खड़ा हो गया। आप मुझे चलता हुआ देख सकते हो, मेरी जो मूवमेंट है वो विजिबल है यानी एविडेंट है, और मेरी जो ग्रोथ है ये भी आपकी क्या है? एविडेंट है यानी विजिबल है। जब मैं पैदा हुआ था तो काफी छोटा था, अब मैं ग्रो हो चुका हूं तो हमारे अंदर ग्रोथ भी होती है, बढ़िया तरीके से होती है। यस, हम लोग मूव करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। हमारी जो मूवमेंट होती है अलग अलग चीजों के लिए होती है। अलग अलग जो एनिमल है अलग अलग चीजों के लिए मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मूव किस वजह से कर रहे हैं? आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाना है, आपको खाना खाना है, आप इन सब चीजों के लिए मूव करते हो। आप खाना खाने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचना है तो आप मूव कर रहे हो। अलग अलग जो जानवर हैं, अब सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है एनिमल, डॉग इज ऑल्सो एन एनिमल, कैट इज ऑल्सो एन एनिमल, है ना, टाइगर इज ऑल्सो एन एनिमल। तो ये क्यों मूव कर रहे होते हैं? खाने की तलाश में, मेट की तलाश में, यानी अपने पार्टनर की तलाश में। और उसके अलावा ये मूव कर सकते हैं किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां पर ये रेस्ट कर सकें, यानी कि सेफ प्लेस की तलाश में। तो ये क्या कर सकते हैं? एनिमल्स मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कोई खरगोश किस लिए मूव कर रहा है? कि भैया उसके पीछे शेर पड़ गया है ना। कोई शेर किस लिए मूव कर रहा है? क्योंकि उसे खरगोश को पकड़ना है, टू हंट, या फिर आप कह सकते हैं फॉर फूड। इसके अलावा मेरे दोस्त
आप फॉर यानी अपने जीवन साथी की तलाश में भी इधर उधर भटक सकते हो। इसके अलावा फॉर सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी आपको साथी तो मिल गया है लेकिन आपको साथी के साथ प्रेम करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, तो सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड भी ढूंढते हैं जानवर, जहां पर जाकर ये अपने पार्टनर के साथ वक्त बिता सके। यस, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड। और अगर आप कहें प्लेस टू लिव, अलग अलग जगह पर जाकर के ये रहना भी पसंद करते हैं। तो जानवर जो है डिफरेंट कारणों के लिए मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। एंड ग्रोथ तो हमारे अंदर होती ही है। ग्रोथ कैसे होती है? हम जब पैदा हुए थे तो चुन्नू मुन्नू से थे, अब हमारा मास बढ़ चुका है। यस, पैदा हुए थे कितने किलो के थे? 2.5 किलो के। हेल्दी बच्चे हुए भाई 3 किलो के, है ना। और थोड़ा वेरिएशन आ सकती है, कोई बहुत कमजोर पैदा होता है, कोई बहुत आपका मोटू सोटू पैदा होता है, तो वहां पे देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। मेनली मान लो भैया आप 3 kg के पैदा हुए थे, तो उसके बाद अभी आपका जो वजन है वो कुछ तो होगा, 40 होगा, 50 होगा, 30 होगा, 35 होगा, कुछ तो होगा डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी साइज। तो आप ग्रो किए हो ना, आपका मास बढ़ चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके प्लांट जो हैं ये भी तो क्या करेंगे, ये भी तो ग्रो करेंगे, है ना। तो प्लांट जो है यूजुअली ये मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देते, दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस। लेकिन मेरे दोस्त इनकी ग्रोथ तो हो रही है ना। सो प्लांट्स जो है, प्लांट्स यूजुअली डू नॉट चेंज देयर प्लेस, डू नॉट चेंज देयर प्लेस, बट they also grow, but they also grow। भाई प्लांट है वो भी आपके सामने ही ग्रो होता है ना। और आपको बकायदा उसकी ग्रोथ भी दिखाई देती है। समझ लीजिए आपने एक बीज को बोया, आपने एक बीज को बोया, जमीन में डाला, तो ये जो बीज है क्या कुछ टाइम बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये जो बीज है, सीड जो है, ये क्या बन जाएगा? सीडलिंग। सीडलिंग यानी अंकुरित हो जाएगा। चने भिगो कर खाए हैं कभी? चने अगर आपने रात को भिगोने रखे हैं तो सुबह तक उस चने को आप अंकुरित होता हुआ दिखाई आपको दिखाई देंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे। मूंग अगर आप भिगोगे अंकुरित हो जाएंगे। तो ये जो सीड है बेसिकली स्प्राउट्स, इसीलिए वो जो आप सुबह सुबह नाश्ता करते हो उसे आप स्प्राउट्स ही कहते हो। दे आर स्प्राउटेड सीड्स, यानी वो जो बीज है वो फूट चुके हैं, उनको आपने पानी में भिगोया, अब वो अंकुरित हो गए हैं, तो सीड का क्या बन गया? सीडलिंग बन गई। सीडलिंग से क्या बन गया भैया? प्लांटलेट बन गया। प्लांटलेट। कभी किसी नर्सरी पर गए होंगे आप, जो कि आपके पेड़ पौधे बेच रहे होते हैं, उन्हें हम नर्सरी कहते हैं। तो वो छोटे छोटे पौधों को गमलों में उगा कर रखते हैं, काली काली पन्नियों में उगा कर रखते हैं। तो आप छोटे छोटे गमले जो है खरीद करके ला सकते हो अपने घर में, और उनको प्लांट्स को उगा सकते हो अपने किसी बड़े गमले में, किसी बड़े पॉट में। तो वो जो छोटे छोटे गमले मिलते हैं बहुत छोटे साइज के, इन्हें हम प्लांटलेट कहते हैं, स्मॉल प्लांट्स कहते हैं। जो नर्सरी में मिलते हैं ना, इन्हें आप क्या कहते हैं? स्मॉल प्लांट्स। और मेरे दोस्त ये जो स्मॉल प्लांट्स हैं आगे चल के और ग्रो कर जाते हैं और बन जाते हैं मैच्योर प्लांट। एंड मैच्योर प्लांट भी हमेशा ग्रो करता रहता है, चाहे इसकी ग्रोथ कम ही क्यों ना हो जाए। समझ लीजिए मेरे भाई, एक प्लांट है जो कि 100 फीट का हो चुका है, अब ये थोड़ा बहुत ग्रो करता ही रहेगा, 101 फीट का हो जाएगा, 102 फीट का हो जाएगा। एक साल में चाहे 1 फीट ही क्यों ना बढ़ रहा हो, एक साल में चाहे 2 इंच ही क्यों ना बढ़ रहा हो, लेकिन बढ़ेगा जरूर। प्लांट जो है इनकी ग्रोथ निरंतर होती रहती है, तो आपका एक मैच्योर प्लांट तैयार हो जाता है, जिसकी हाइट बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत साल दर साल। हर एक साल बाद जब आप प्लांट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी सी चाहे उसकी हाइट बढ़ी हो, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो यहां पर अगर आप देखें प्लांट के केस में, तो प्लांट जो है ये अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, यानी एक जगह से मुंह उठा करके दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये जो है ग्रो जरूर करते हैं, है ना। इनकी हाइट बढ़ रही होती है। अगर आप बीज को बोएंगे तो वो सीडलिंग बन जाएगी, अंकुरित बीज बन जाएगा, उसके बाद आपका छोटा सा प्लांट यानी प्लांटलेट बन जाएगा, और उसके बाद आपका मैच्योर प्लांट बन जाएगा, बड़ा प्लांट बन जाएगा। ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्लांट जो है इसको अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, तो इसको एक बड़ी बॉडी चाहिए। आपको भी अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, आपके ऑर्गन्स भी बड़े हो रहे हैं, तो आपको उन ऑर्गन्स को अकोमोडेट करने के लिए एक बड़ी बॉडी चाहिए। ये जो प्लांट है इसकी एक खास बात है मेरे दोस्त, ये जो प्लांट है ये भी अपने आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। समझ लीजिए मैं एक सनफ्लावर हूं, अगर मैं एक सनफ्लावर हूं और सन मेरी इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं इस डायरेक्शन में मुड़ूंगा या इस डायरेक्शन में मुड़ूंगा? सर अगर आप सनफ्लावर हो
तो आप सन की डायरेक्शन में मुड़ जाओगे, सन की तरफ मुड़ जाओगे, एंड दैट इज बेसिकली अ मूवमेंट जो मैं सन की रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूं। यानी प्लांट जो है ये थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा सकते हैं, सनफ्लावर एक जगह से हिला तो नहीं है ना, लेकिन इसने अपनी पोजीशन को हल्का सा चेंज कर लिया फॉर सन। आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, छुई मुई के प्लांट को जब आप छूते हैं तो बेसिकली क्या होता है, छुई मुई के जो लीव्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, छुई मुई जो है डर जाती है ना, उसको जब आप छुएंगे तो उसकी लीव जो है बंद हो जाती हैं। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, लीव जो है मूवमेंट दिखा रही है, क्योंकि जैसे ही आपने छुआ वो जो लीव है उन्होंने सेंस कर लिया कि कोई उन्हें छू रहा है, उनको कोई फिजिकली टच कर रहा है, तो वो लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। यानी प्लांट भी अपने आसपास आने वाले खतरों को भांप लेते हैं या आसपास आने वाली चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ लीजिए मैं अगर एक प्लांट का पत्ता हूं और ये स्टोमेटा है, यानी छेद है प्लांट की लीफ में जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे गैसेस का आदान प्रदान होता है। अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे आसपास कोई पॉल्यूटेंट है, यानी कोई ऐसा केमिकल है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, तो क्या मैं इन गेटों को खुला रखने में भलाई समझूंगा अपनी, या फिर इन गेट्स को बंद कर लूंगा? सर आप गेट्स को बंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये गेट्स खुले रहे तो वो जो पॉल्यूशन कॉजिंग केमिकल है, वो जो पॉल्यूटेंट है, वो आपके लीफ के अंदर घुस जाएगा, एंड अल्टीमेटली प्लांट में अगर पॉल्यूटेंट आ गया तो कहीं ना कहीं जाकर तो कबाड़ा करेगा ही, कहीं ना कहीं जाकर तो आपकी बैंड बजाएगा ही ना। दैट्स वाई आप इस गेट को बंद कर लेंगे। तो प्लांट ने पहले सेंस किया कि मेरे आसपास पॉल्यूटेंट है, और उसी हिसाब से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अपने इन गेट्स को बंद कर लिया। यस, तो अल्टीमेटली आपको मैं एक बात लिखवाना चाहता हूं, उसी के लिए हमने इतनी सारी स्लाइड्स यहां पर भरी हैं, आराम से लिख लीजिए। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉन्शियस। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉन्शियस, अर्थात हर ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेंस कर सकता है, और इसे अगर पता लग गया कि आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, अगर ये आसपास की कंडीशंस को सेंस करेगा तो ये उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, ये उसी हिसाब से अपना कामकाज भी कर सकता है। जैसे प्लांट ने सेंस किया कि उसके आसपास पॉल्यूशन कॉज करने वाले केमिकल हैं, उसने अपने स्टोमेटा को बंद कर लिया, यानी रिस्पॉन्ड कर लिया। मैंने सेंस कर लिया कि मेरे आसपास एक नुकीला पेन है, मैंने अपनी उंगली को हटा लिया, यानी रिस्पॉन्ड कर दिया, मैंने अपने हाथ को दूर कर लिया। इसी प्रकार से मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास पाई जाने वाली कंडीशंस को सेंस करता है और बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। दैट्स वाई हमने कहा कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉन्शियस है। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉन्शियस है। अब मेरे दोस्त आप चीजों को सेंस कैसे कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली चीजों को कैसे सेंस करेंगे? अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो आप पर्टिकुलरली चीजों को कैसे सेंस करेंगे भाई, हमारे सेंस ऑर्गन से, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको टच सेंस करना है, किसी ने आपको छू लिया, आपको टच सेंस करना है, तो आप कैसे सेंस करेंगे? आपको छुआ किसी ने, आपकी स्किन को पता लग गया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है, स्किन है जो आपके टच को सेंस कर सकती है, स्किन है जो टच को सेंस कर सकती है ना। आपने कुछ खाया, आपने कुछ खाया तो आपको उसका टेस्ट पता लग गया, अच्छा है, बुरा है, मॉडरेट है, किसी चीज का टेस्ट कैसा है ये आपको पता लगा। इसका मतलब आपके पास जीभ पे कुछ रिसेप्टर्स है, इन्हें कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये आपके क्या कर सकते हैं, टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। और बताओ भैया आप क्या क्या सेंस कर सकते हो? आप चीजों को देख सकते हो, विजन आपका अच्छा खासा है, तो आपके पास क्या होते हैं, आपके विजन रिसेप्टर्स होते हैं इन आई। आपके पास आंख में रिसेप्टर्स होते हैं जो चीजों को देख सकते हैं, आपके पास स्किन पे रिसेप्टर होता है जो आपको टच के बारे में बताता है, जीभ पे रिसेप्टर होता है जो आपको बेसिकली गस्टेटरी रिसेप्टर किसी चीज के टेस्ट के बारे में बताता है। अगर मैं किसी चीज की स्मेल के बारे में जानना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे पास हो जाएंगे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो कि आपके स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर मैं कुछ सुनना चाहता हूं, कोई साउंड अगर मेरे कान में आ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर हो जाएंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर हो जाएंगे।
क्या यही 5 रिसेप्टर होते हैं? आप चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या यही सारे के सारे रिसेप्टर हैं जो आपके अंदर पाए जाते हैं? बिल्कुल सर, यही सारे के सारे रिसेप्टर हैं। पहला रिसेप्टर है आपका स्किन। कोई भी आपको छुएगा तो आपकी स्किन सेंस कर लेगी, आपको कुछ आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कोई आपको छू रहा है, तो दैट इज रिलेटेड टू टच। उसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर है जो टेस्ट को सेंस करता है कि आपने क्या खाया। तो ये गस्टो वर्ड जो है ये आपका टेस्ट से रिलेटेड होता है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों से देखेंगे। आंखों में आपके ऐसे रिसेप्टिव सेल्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको अंधेरे में कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता। थोड़ी बहुत लाइट जली होगी तो आप देख पाओगे। तो ये लाइट से आने वाली जो किरणें हैं उनको बेसिकली सेंस करेंगे और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्मेल की अगर आप बात करें तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपके पास हो जाएगा। एंड साउंड की अगर आप बात करें तो ऑडिटरी रिसेप्टर जो है ये आपका हो जाता है, जो बेसिकली कान से रिलेटेड होता है। तो आप चीजों को सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड टच करके फील कर सकते हैं। 5 सेंसेस आपके पास हैं। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग सेंसेस होती हैं। जैसे अब कोई पेड़ है जो मेरे सामने खड़ा है, तो उसके पास सेंस ऑर्गन तो है नहीं, है ना? वो अलग तरीके से उसके पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो सेंसिंग में काम करते हैं। अब प्लांट के पास ना कान है, ना आंख है, ना नाक है, ना जीभ है, ना स्किन है, पर प्लांट को भी, छुई मुई को भी पता लग रहा है मेरे दोस्त कि उसको किसी ने छुआ है। यस, उसको कैसे पता लग रहा है? उसकी पत्ती में कुछ स्पेशल सेल्स है जो कि सेंसरी सेल्स कहलाते हैं। करेक्ट? ऑलराइट, यहां तक की बात जो है क्या आपको समझ में आ गई? मैं आपको एक और बार पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज करके बता देता हूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से चीजें याद भी हो जाए। मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो करते हैं। अब एनिमल्स में अगर आप देखें तो हमारी ग्रोथ विजिबल होती है। जब हम पैदा होते हैं तो छोटे से होते हैं, अब हमारी हाइट बढ़ चुकी है तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है, हमारा मास बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा हमारे अंदर मूवमेंट जो है ये भी एविडेंट होती है, यानी आपको हम मूव करते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब हम किस किस कारण की वजह से मूव करते हैं? भाई अगर मुझे अपना बचाव करना है तो भी मैं एक सेफ प्लेस को ढूंढूंगा। अगर मुझे किसी और ऑर्गेनिज्म को हंट करना है तो मैं उसके पीछे भागूंगा। अगर मुझे किसी पार्टनर की तलाश है तो उसके पीछे भागूंगा। अगर पार्टनर मिल गई तो सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश करूंगा, या फिर रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करूंगा, अपने लिए खाना पीना जुटाऊंगा। इन वजहों से आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, मतलब बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन ये भी आपके ग्रो कर रहे होते हैं और खड़े खड़े एक जगह पे खड़े खड़े ही छोटी मोटी मूवमेंट दिखा सकते हैं। पत्ती को फोल्ड कर लिया, पत्ती को खोल लिया, फ्लावर जो है उसको कली से फूल बना दिया, फूल खिला लिया, ये सारी छोटी मोटी मूवमेंट्स ये करते हैं। यस, तो एक छोटा सा बीज जब आपने बोया तो ये अंकुरित हो गया, बीज जो है फूट गया, अंकुरित हुआ, एक छोटा सा प्लांट वहां से निकला जिसे प्लांटलेट कहा। इस प्लांटलेट से एक पूरा का पूरा बड़ा प्लांट आपको देखने को मिला। तो यहां पर भी आपको ग्रोथ अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। अब दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर हाईली कॉन्शियस, ये कॉन्शियस होते हैं, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, एंड उसी हिसाब से दे रिस्पॉन्ड, उसी हिसाब से ये एक्ट करते हैं। जितना इनके बस में होता है उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन क्या क्या सेंस कर सकता है। भैया टच को सेंस कर सकता है, टेस्ट को, विजन को, स्मेल को एंड साउंड को, ये सारी चीजें हम लोग सेंस कर सकते हैं। यहां तक की बातें क्या आपको क्लियर है? एक बार तारा रारा लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अभी हम मेन टॉपिक पे बढ़े नहीं है, अभी तो हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त, और डिटेल में वार्तालाप होगी। अभी हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाथ से डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा सारे के सारे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपके एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल के डायग्राम्स। देखो मेरे दोस्त, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। आपको पता है कि लाइफ प्रोसेसेस जो है, जो भी हमने पढ़े लाइफ प्रोसेसेस, पिछला पूरा चैप्टर पढ़ा, आपका डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप एक जिंदा ऑर्गेनिज्म हो तो आपको ये सारी की सारी चीजें करनी होती हैं। आपको एनर्जी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको अनवांटेड केमिकल्स अपनी बॉडी से बाहर निकालने हैं, ये आप सब करते हो। हमें दिमाग में एक चीज लगती है कि अगर कोई चीज हिल रही है, मूव कर रही है, तो वो जिंदा है, वो अलाइव है। और इसी वजह से हम लोग प्लांट को भी अलाइव मानते हैं, क्योंकि प्लांट एक तरीके से देखा जाए तो हिल रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ एविडेंट है। भाई मैंने एक जगह पर एक बीज बो दिया, अब अगर मैं 2 महीने बाद आऊंगा, मेरे को एक छोटा सा प्लांट देखने को मिला, तो क्या वो भी एक प्रकार की आप कह लीजिए मूवमेंट है? बिल्कुल। प्लांट पहले नीचे था जमीन के अंदर,
और मिट्टी को फाड़ फाड़ कर वो जो है बड़ा होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली प्लांट की भी मैं ग्रोथ देख सकता हूं, तो मेरे लिए प्लांट भी लिविंग है और एनिमल जो है ये भी लिविंग है। तो एनिमल में अगर आप देखेंगे, है ना, एंड प्लांट में अगर आप देखेंगे तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो क्या इस टाइम पर मैं ग्रो कर गया? नहीं सर, लेकिन मैंने मूवमेंट तो की। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो मैं मूवमेंट दिखा रहा हूं, पर मैं ग्रो थोड़ी कर गया इन 5 सेकंड्स में। इसी प्रकार से एक प्लांट है, एक प्लांट ने अपने स्टोमेटा को खोला बंद किया, खोला बंद किया, तो अल्टीमेटली जो प्लांट है वो भी हल्की फुल्की मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट जो है वो ग्रो कर गया हो। तो कुछ जो आपकी मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ के बिना भी हो सकती हैं, है ना। तो मूवमेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म कब करता है? जब वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के चेंजेस को सेंस कर लेता है कि भैया आसपास जो है आपका एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया है। समझ लीजिए मेरे आसपास जो है एक नुकीला पेन आ गया है, मेरे आसपास गर्मी बढ़ गई है, तो मैंने क्या किया? पंखा चला दिया। तो मैंने पहले सेंस किया कि गर्मी बढ़ गई है, फिर मैंने पंखा चलाया। फिर मुझे पता लगा कि अरे यार मेरे आसपास तो मेरे नोट्स, मेरे पेजेस, सारी चीजें उड़नी स्टार्ट हो गई है। मैंने वो सेंस किया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स उड़ जाएंगे, मैंने पंखा फिर बंद किया। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अरेंज किया, उनके ऊपर जो है एक पेपर वेट रखा, फिर मैंने दोबारा पंखा चलाया। यानी मैं आसपास होने वाली चीजों को सेंस कर सकता हूं और उसी हिसाब से एक्शन ले सकता हूं। यस, जैसे प्लांट जो है ये सन को देख करके सन की तरफ मुड़ जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार की मूवमेंट है कि प्लांट जो है अपने आप को सन की दिशा में थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट, है ना। तो अगर आप देखोगे तो हर बार जब भी एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज्म जो है अकॉर्डिंगली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि कोई भी काम कितना भी हो रहा है, जैसे मेरी बॉडी में अगर एंजाइम बन रहे हैं तो बनते ही चले गए, नहीं, इतने ही एंजाइम बने जितने की मुझे जरूरत है। उससे ज्यादा अगर बनेंगे तो मेरी बॉडी के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं, मेरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। उतना ही काम हो जितने की आवश्यकता है। तो हर काम को कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ एजेंट्स चाहिए, उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे इस चैप्टर में। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था, यहाँ कुछ खास पढ़ना नहीं था। आ जाओ मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहां तक की बातों के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसको मार्क कर दो, 45 सेकंड का आपके पास टाइम है, फटाफट नाम से आंसर निकालने की कोशिश करेगा। नाम से आंसर निकालोगे कभी गलत नहीं होगी। आप बोलोगे सर कुछ चीजें आपने अभी पढ़ाई नहीं है, कुछ चीजें आगे आएंगी, लेकिन मेरे दोस्त नाम से आप उन्हें क्रैक कर सकते हो। फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का यूज करके खाने की सिंथेसिस करना। फोटो मतलब बताया था मैंने लाइट, तो क्या ये लाइट को आपका बेसिकली चेक कर लेंगे? लाइट को बेसिकली क्या ये सेंस कर लेंगे? बिल्कुल। थर्मो रिसेप्टर, थर्मोमीटर क्या करता है भैया? थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने का काम करता है। तो थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा? टेम्परेचर को बेसिकली सेंस करेगा। ऐसा रिसेप्टर जो टेम्परेचर को सेंस करे, तो क्यू का 4 हो जाएगा, क्यू का 4 हो जाएगा। क्यू का 4 दो जगह पर है, दो हमने एलिमिनेट कर दिया, क्यू का 4 दो जगह पर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर गस्टो से रिलेटेड है यानी टेस्ट से रिलेटेड, तो आर का हो जाएगा 1 जो हमने पढ़ लिया था, आर का हो जाएगा 1 जो हमने पढ़ लिया था। सिर्फ डी में आंसर ये आ रहा है, आर का 1 हो जाएगा जो हमने पढ़ लिया था। एंड मेरे दोस्त ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज रिलेटेड टू स्मेल, यानी पी का हो जाएगा आपका 3, पी का हो जाएगा आपका 3, राइट। तो आर का 1 और पी का 3 सिर्फ डी में ही है, तो डी भी आप मार्क कर सकते थे। आपको बचे हुए अगर नहीं भी पता थे तो भी आप मार्क कर सकते थे कि आंसर डी आ जाएगा। फिर मैंने बताया फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट आपकी बॉडी कैसे सेंस करती है? आंखों से। मैंने बताया था अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता, लाइट में आपको दिखाई देता है, यानी आपकी आंखें लाइट को कैच कर रही हैं। तो फोटो रिसेप्टर जो है बेसिकली आपकी आंखों में होंगी, आपकी विजन के लिए काम करेंगी। और थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, थर्मो का मतलब ही है टेम्परेचर, तो क्यू जो है इसका आंसर आ जाएगा 4। ऑटोमेटिकली आप जो है मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा मिस्टर डी। आप नामों से चीजों को डिकोड कर सकते हैं। लगभग 60% लोगों ने सही किया है। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड लाइट इज रिलेटेड टू विजन। आप किसी भी चीज को जब देखेंगे, ताड़ेंगे, तो आपको उसके लिए लाइट की आवश्यकता है, आपको विजन के लिए लाइट की आवश्यकता है। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो सीधा सीधा आप इसे टेम्परेचर के साथ मिला देंगे, मार्क कर देंगे। ये आपने देखा, ये आपने जाना, आंसर हो जाएगा मिस्टर डी। बाकी जगह पर बराबर गलतियां हैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। आगे देखते हैं, कोई और सवाल हमारे पास ऐसा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दे देता हूं। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। दो रिसेप्टर के नाम दिए हैं, बताओ कौन सी बात करेक्ट है। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या टेस्ट के काम आता है? अब टेस्ट में भी टीटी का साउंड आ रहा है और एस का, और गस्टेटरी में भी सेम साउंड आ रहा है। ऐसे देखिए आप, गस्टेटरी है ना, और टेस्ट, देखो मेरे भाई, टी 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 टी, ए है नहीं, एस है, ई है, एस है ना। तो टेस्ट में आपका टी टी और ए का साउंड सीधा आ रहा है, टीएटी का साउंड आ रहा है, यहां पर भी आपका टीएटी का साउंड आ रहा है ना। तो गस्टेटरी जो है इसको आसानी से देख सकते हो, देखो एस का भी साउंड आ गया। चार चीजें आपको देखने को मिल रही है, बस ई नहीं है आपके पास, बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। चार अल्फाबेट सीधे सीधे आपके मैच कर गए, एस टी ए टी। तो गस्टेटरी जो है इट इज रिलेटेड टू टेस्ट। आप वैसे याद अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो। ऑल्फैक्टरी जो है इट इज रिलेटेड टू स्मेल, पहला ही करेक्ट है। गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों स्मेल से रिलेटेड है। ऑडिटरी रिसेप्टर जो है ये सुनने से रिलेटेड है ना कि स्मेल से। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ये सूंघने से रिलेटेड है ना कि टेस्ट से। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है टेस्ट के लिए है, नहीं भैया ये स्मेल के लिए है। एंड गस्टेटरी रिसेप्टर स्मेल के लिए है, नहीं ये टेस्ट के लिए है। तो गलत हो गए तीन ऑप्शंस, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पहले वाला करेक्ट है कि जो टेस्ट वाले रिसेप्टर है ये है गस्टेटरी, और दूसरे हो जाएंगे आपके क्या, बेसिकली यहां पर ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए। तो 73% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इंप्रूव किए हैं हम लोग। अब बची हुई चीजें आप अभी नहीं कर पाओगे, इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। करेक्ट, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम हम इसे कहते हैं। आओ मेरे भाई अपने नर्वस सिस्टम को जान लेते हैं। और हमारा नर्वस सिस्टम जो है किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो हम एक न्यूरॉन की शक्ल बना लेते हैं अच्छी सी, और इसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिएगा दोस्त। एक न्यूरॉन जो है इसकी शक्ल कैसी होती है, एक न्यूरॉन की शक्ल कैसी होती है। एक काम करता हूं, मैं एक खाली स्लाइड ले लेता हूं, उस पर मैं ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। यस, एक खाली स्लाइड ले लेता हूं, उस पर हम लोग अच्छे तरीके से सारी चीजों को बना पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीजें मैं बता देता हूं, जिससे कि आपको खुद के नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा आइडिया लग जाए। ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपकी सिग्नल को कलेक्ट करते हैं, सिग्नल को कैच करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, यानी रिसेप्टिव पार्ट है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इस रिसेप्टिव पार्ट को हम लोगों ने क्या कह दिया, डेंड्राइट कह दिया। उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट है जो सिग्नल को आगे भेज देते हैं, कुछ ऐसे पार्ट है जो सिग्नल को आगे भेज देते हैं। ठीक है, यहां पर आपका इस पर्टिकुलर सेल का, इस नर्व सेल का न्यूक्लियस पाया जाएगा, नर्व सेल का न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नर्व सेल है या आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है। ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, यहां से इंफॉर्मेशन आपके इस नर्व सेल के पास आ सकती है। तो इट इज सेंसरी पार्ट, इट इज सेंसरी पार्ट, जो चीजों को सेंस करता है, इट इज सेंसरी पार्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और सिग्नल, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और सिग्नल। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है या आपके पास जितने भी सिग्नल आ रहे हैं, उनको कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। कई सारे डेंड्राइट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स आपको यहां पर देखने को मिले। डेंड्राइट 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 डेंड्राइट, ये आपके डेंड्राइट है। ठीक है, डेंड्राइट के बाद आप जो है इस मेन सेल की तरफ चले गए, जहां न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं सेल बॉडी, और सेल की स्टडी को आप साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो इज अ वर्ड रिलेटेड टू सेल, तो सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं। साइटो का मतलब सेल ही होता है। इसके बाद मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो लंबी सी एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, पाइप लाइक, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और इस एक्सॉन के ऊपर
कवरिंग भी पाई जा सकती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, इसे माइलिन शीथ कहा जाता है, यानी कोटिंग पाई जाएगी यहां पर, इसे क्या कहा जाएगा, माइलिन शीथ कहा जाएगा। तो आप नाम लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ये क्या है आपकी माइलिन शीथ है, जो एक्सॉन के ऊपर एक कवर का काम कर रही है, माइलिन शीथ। जब मैंने माइलिन शीथ बनाई तो बीच बीच में छोटे छोटे से गैप रह गए, ये जो गैप है मेरे भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नोड ऑफ रणवीर, यानी ये आपका रणवीर सिंह का नोड है, नोड ऑफ रणवीर इसको कहा जाता है। करेक्ट, ये नोड ऑफ रणवीर है, बीच में छोटे छोटे जो गैप रह गए। अब सिग्नल सबसे पहले कहां आएगा, सिग्नल सबसे पहले कहां आएगा भैया, ये जो सिग्नल है ये आपके कौन कैच करेगा, डेंड्राइट कैच करेगा। तो सबसे पहले डेंड्राइट जो है सिग्नल को कैच कर लेगा, बिल्कुल कैच कर लेगा। सिग्नल डेंड्राइट ने कैच किए और पहुंचाए इस मेन स्ट्रक्चर तक जिसको हमने साइटोन या सेल बॉडी कह दिया, बिल्कुल कह दिया। उसके बाद ये जो सिग्नल है आगे बढ़ते गए और पहुंच गए एक्सॉन तक, तो क्या एक्सॉन तक सिग्नल पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। और उसके बाद एक्सॉन जो है इन सिग्नल्स को आगे कहां पहुंचा देगा, एक्सॉन एंडिंग्स तक पहुंचा देगा, ये एक्सॉन की एंडिंग है, यहां तक आपके सिग्नल पहुंच गए, ये है आपकी एक्सॉन एंडिंग, यहां तक आपके सिग्नल पहुंच गए। तो एक लंबे से तार की तरह बिहेव करता है, ये जो न्यूरॉन है ये एक पतले लंबे तार की तरह बिहेव करता है। जैसे तार में करंट दौड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ रहे होते हैं। तो ये सिग्नल कहां से कहां आया, यहां पे आपका डेंड्राइट जो है इसने सिग्नल साइटोन को दिया, साइटोन से ये सिग्नल जो है होते होते कहां आया, एक्सॉन में आया, और एक्सॉन से सिग्नल जो है आगे बढ़ते 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 कहां चला गया, नर्व एंडिंग तक चला गया या एक्सॉन एंडिंग तक चला गया। अब एक्सॉन एंडिंग के बाद अगर आप देखें, एक्सॉन एंडिंग के बाद अगर आप देखें तो आपको एक और कोई न्यूरॉन लगा हुआ मिलेगा, कई सारे न्यूरॉन होते हैं आपके पास। यस, तो मैं एक बार इसको क्या कर लेता हूं, अच्छे तरीके से मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा से इसको सही पोजीशन पे रख दूंगा, है ना। आराम से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, तो इसको प्यार से समझेंगे हम लोग, ठीक है। ओके गुरुजी, आपका ओके मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही बोलोगे। यस, मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत मेरे भाई, पीछे देखूं तो ओके ही लिखा होना चाहिए। आ जाओ, अब क्या हुआ, अब ये जो आपका दूसरा न्यूरॉन है ये यहां पर लगा हुआ है ना। जैसे बिजली के तार जो है एक से दूसरे कनेक्टेड होते हैं, एक तार जो है थोड़ा छोटा पड़ गया, दुनिया में एक तार ही थोड़ी है भाई, आपके पूरे शहर में बिजली एक ही जगह से आ रही है, तो कोई तार आपके घर में आकर कनेक्ट हो रहा है, कोई पड़ोसी के घर में आकर कनेक्ट हो रहा है, देयर आर मल्टीपल वायर्स जो सेम जगह से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, एक ही तार थोड़ी है पूरी बॉडी में, कई तार है, तो एक तार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जहां पर भी जगह कम मिलती है हम एक वायर के साथ दूसरा वायर अटैच कर देते हैं। अब हमें सिग्नल यहां से यहां भेजना था, एक तार छोटा पड़ गया, हमने एक और तार यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों तारों के बीच में यह गैप है मेरे भाई, अब इन दोनों तारों के बीच में गैप है, ये डायरेक्टली आपके बिजली के तारों जैसे नहीं है जिनको हमने पकड़ करके साथ में कस दिया, साथ में मरोड़ दिया प्लास से, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, बीच में थोड़ा गैप रह गया, ये जो गैप है इन दोनों तारों के बीच में, ये जो गैप है मेरे दोस्त इन दोनों तारों के बीच में, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्स। इस गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्स में अब दोनों तार साथ में टच नहीं हो रहे हैं, तो सिग्नल कैसे आपका जाएगा, ये जो आपका एक्सॉन की एंडिंग है ये यहां कुछ केमिकल छोड़ती है, ये यहां कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। इन केमिकल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इन केमिकल्स को हम लोग अगले न्यूरॉन में कैच करवा देते हैं। अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है ये सिग्नल पकड़ने में माहिर है, ये इस बार इस केमिकल से सिग्नल पकड़ लेगा और आगे तक पहुंचा देगा। ये बात हुई, यानी यहां जो सिग्नल आया इस डेंड्राइट ने लिया, साइटोन यानी सेल बॉडी पे भेजा, एक्सॉन पे भेजा, एक्सॉन की एंडिंग तक भेजा। ये पूरा सफेद कलर का जो सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये तार में दौड़ती हुई बिजली जैसा सिग्नल है। पर अब एक तार और दूसरे तार के बीच में गैप है, तो यहां आपकी बिजली का करंट जो है बहुत तेजी से फ्लो नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई यहां पर इस एक्सॉन ने क्या किया, इस एक्सॉन एंडिंग ने क्या किया, कुछ केमिकल्स छोड़ दिए कि भाई आगे तक मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं कुछ केमिकल्स छोड़ दे रहा हूं, मैं सिग्नल दे रहा हूं केमिकल के माध्यम से। तो ये केमिकल छोड़ दिए गए, इन केमिकल्स को पकड़ लिया
यहाँ के डेंड्राइट ने, फिर साइटोन ने, फिर एक्सॉन ने, एंड फिर आगे तक जो है सिग्नल पहुंचा दिए गए। अब समझ लीजिए ये अपनी जगह पर पहुंच गया, तो ये सिग्नल जो है कहां कहां जा सकते हैं, दीज सिग्नल्स कैन रीच टू अ ग्लैंड। कोई ग्लैंड जिसको सिग्नल मिल रहा है कि भैया आप कोई एंजाइम बनाओ, हार्मोन बनाओ, तो एक ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचा है ना, किसी और ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचा, या किसी मसल तक सिग्नल पहुंचा, मसल के पास सिग्नल पहुंच गया है कि दोस्त कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम आ गया है, मुझे अपने हाथ को मूव कराना है, तो सिग्नल पहुंचा हाथ के पास, तो हाथ की मसल्स के पास सिग्नल पहुंचा। किसी ग्लैंड के पास भी सिग्नल पहुंच सकता है, जैसे कि पेनक्रियाज के पास सिग्नल पहुंचा कि इंसुलिन बनाओ, तो इंसुलिन कौन बनाता है, पेनक्रियाज बनाता है। तो अल्टीमेटली यहां पर अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं इनके पास सिग्नल पहुंच सकता है इन न्यूरॉन्स के थ्रू, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसे हमने सिनेप्स कहा, इसमें सिग्नल कैसे दौड़ता है, एज केमिकल्स, राइट। तो समझ लीजिए यहां पर कई न्यूरॉन्स हैं, कई न्यूरॉन्स है, समझ लीजिए एक न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे ही और न्यूरॉन होंगे हमारे पास, समझ लीजिए एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, तीसरा न्यूरॉन है, चौथा न्यूरॉन है, पांचवा न्यूरॉन है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक के बाद एक लग करके पूरा का पूरा तारों का झुंड तैयार कर रखा है। इस न्यूरॉन में सिग्नल आया, इसके डेंड्राइट ने सिग्नल पकड़ा, ये सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रिकल। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में केमिकल बनेंगे, तो ये सिग्नल कैसा है, केमिकल। फिर इस तार में सिग्नल आ गया, फिर सिग्नल इलेक्ट्रिकल, फिर दो न्यूरॉन्स के बीच में आपका फिर कैसा आएगा, केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर कैसा, केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर कैसा, केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, एंड फिर आपका केमिकल। इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, ये सारा सिस्टम जो है अपने आप को रिपीट करता रहेगा। हमने तो यहां पर बस दो तार जोड़े, और दो तार के बाद मैंने दिखा दिया कि ये सिग्नल जो है ये किसी ना किसी ग्लैंड में जा रहा है, किसी ऑर्गन में जा रहा है, किसी मसल में जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त हो सकता है 5-6 तार साथ में जुड़े हों, तो जब इस तार में करंट दौड़ेगा, तो जैसा मैंने शब्द यूज किया करंट दौड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। दो तारों के बीच में केमिकल्स रिलीज होंगे, ये आपका केमिकल सिग्नल है। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, एंड सो ऑन, ऐसे आपके सिग्नल आगे पहुंचते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड आपका फाइनल सिग्नल जो है किसी ग्लैंड तक, किसी मसल तक पहुंचा दिया जाएगा। ये आपने अच्छे तरीके से जाना। दिस इज योर कंप्लीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एज वेल एज कंप्लीट डायग्राम ऑफ द कंडक्शन बाय न्यूरॉन। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बता दो मेरे भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई है, फटाफट बता दो मेरे दोस्त। यस, यहां तक की बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब ये जो साइनेप्स है ना, इसमें जो केमिकल रिलीज होता है, द केमिकल रिलीज हियर, ये जो केमिकल है पिंक कलर का, द केमिकल रिलीज्ड हियर इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोनल सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला, आगे पहुंचाने वाला केमिकल जो है, इसको क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो इस गैप में भी सिग्नल को पास करने में हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरोनल सिग्नल ट्रांसमिट करने वाला। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलता है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, राइट। तो इस गैप को हमने कहा सिनेप्स। ये जो आपका न्यूरॉन इस सिनेप्स से पहले है, इसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री मतलब पहले, और ये जो इस सिनेप्स के बाद है, इसे कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये इस न्यूरॉन के बाद है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। अब ये सेम चीजें जो है ये एनसीईआरटी में देख लो एक बार, कुछ मल्टीपल डायग्राम्स हैं। एक न्यूरॉन की अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं, तो मैंने बताया ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ब्रांच्ड पॉइंट्स हैं, जिनसे सिग्नल कैच करता है एक न्यूरॉन, इनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। कई सारे जो ब्रांच्ड यहां पर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है, डेंड्राइट है। दीज आर डेंड्राइट।
डेंड्राइट ने सिग्नल भेजा, सिग्नल कहां चला गया, इस मेन सेल के पास, इसे क्या कह दिया, साइटोन कह दिया। साइटोन के बाद आपकी ये जो लंबी सी ट्यूब है, लंबा सा पाइप है, इसको हमने क्या कह दिया, एक्सॉन कह दिया। एंड मेरे दोस्त इसके बाद ये जो एक्सॉन है इसकी एंडिंग्स आ गई, यहां पे न्यूरॉन खत्म हो गया, ये एक्सॉन की एंडिंग आ गई। अब देखिए यहां पर आपके जो एक्सॉन एंडिंग है ये किसी मसल के पास भी जा सकते हैं, जैसे मसल फाइबर है तो ये मसल को भी जाकर के सिग्नल दे सकती हैं। ये जो आपकी एक्सॉन एंडिंग है ये किसी मसल को जाकर भी सिग्नल दे सकते हैं कि भैया मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, मसल तुम जो है कुछ जलवा दिखाओ अपना। यस, यानी हाथ के पास भी कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल आया। अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे भागना है और मैं भागने लग जाऊं तो इसका मतलब दिमाग से मेरी मसल्स के पास, मेरे पैरों की मसल्स के पास सिग्नल आया होगा कि भागो, तभी तो मैं भाग पाया। यस, तो दिमाग से सिग्नल जो है पैरों की मसल पे जा रहा है, दिमाग से सिग्नल निकला, एक तार से दूसरे तार पे सिग्नल गया, दूसरे से तीसरे तार पे, चौथे तार पे, पांचवें तार पे, और जो आखिरी तार था उसने मसल के पास जाकर उसके कानों में कहा भागो, और हम भागने लगे। यस, इसका मतलब ये जो आपका सिग्नल है ये मसल तक पहुंचा है। अब इस न्यूरॉन और मसल का जो जंक्शन है जहां ये कनेक्ट हो रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन यानी न्यूरोनल सिग्नल जहां से आ रहे हैं, मस्कुलर यानी मसल, तो इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। करेक्ट। यहां पर देखिए मेरे भाई, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की ये है नर्व एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग, और ये दूसरे न्यूरॉन का है डेंड्राइट। यहां से सिग्नल छोड़ूंगा, यहां से कोई लपक लेगा, सिग्नल छोड़ने वाला कौन, एक्सॉन, पकड़ने वाला कौन, डेंड्राइट। तो ये आपका पहले न्यूरॉन का एक्सॉन है, आखिरी पार्ट है, और ये दूसरे न्यूरॉन का रिसेप्टर है यानी डेंड्राइट है, पहला पार्ट है। इनके बीच में गैप है जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, सिनेप्स कह दिया। और मेरे दोस्त सिनेप्स से पहले पाई जाने वाली चीज प्री सिनेप्टिक, बाद पाई जाने वाली चीज पोस्ट सिनेप्टिक। सिंपल सी बात है। जो खाई जैसा स्ट्रक्चर है सिनेप्स में, बीच का गैप है, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट मतलब खाई होता है। यस, तो मेरे दोस्त प्री मतलब पहले, तो सिनेप्स से पहले, खाई से पहले पाया जाने वाला ये जो पार्ट है प्री सिनेप्टिक, इसके बाद जो पाया जा रहा है, आफ्टर जो पाया जा रहा है, ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक, और बीच में आपका गैप है, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। राइट, ये हमने देखा, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए हो। यहां पर देख लीजिए, एक और बार इस डायग्राम को आपके सामने मैं इलेबोरेट कर देता हूं। मैंने बताया कि एक न्यूरॉन जो है उसके तीन मेन स्ट्रक्चर हैं। पहला आपका डेंड्राइट, जहां से सिग्नल कैच करता है एक न्यूरॉन, फिर आपका साइटोन यानी सेल बॉडी, और फिर आपका एक्सॉन, और यह है एक्सॉन की एंडिंग, ये एक्सॉन के ही पार्ट है। तो सिग्नल लिया किसने, डेंड्राइट ने, भेजा आगे साइटोन के पास, और फिर भेज दिया आगे एक्सॉन के पास। अब ये जो एक्सॉन है ये दूसरे न्यूरॉन से सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं है, तो ये कुछ केमिकल रिलीज कर देगा इस खाई जैसे स्ट्रक्चर में, यानी जो बीच का गैप है इसमें, इसे क्लेफ्ट या साइनेप्सिस क्लेफ्ट कहा जाता है। यहां से जो केमिकल है इन सिग्नल को फिर पकड़ लेगा कौन, डेंड्राइट। सिग्नल पकड़ने का काम इसी का है, भेजेगा कहां, साइटोन के पास, और फिर भेज देगा कहां, आपका एक्सॉन के पास। और फिर यहां से इस एक्सॉन एंडिंग से निकल करके सिग्नल ग्लैंड या ऑर्गन या मसल के पास जा सकता है। एंड इस प्रकार से आपकी बॉडी जो है अच्छे तरीके से अपने सारे के सारे कामों को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। ये आपने देखा, ये आपने जाना। करेक्ट। एनसीईआरटी में देखिए सेम चीज को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम का भी योगदान है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है ये सिग्नल लेकर जाएगा अलग अलग मसल्स के पास, तभी आप काम कर पाएंगे, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। भाई रात को जो अंगड़ाइयां लेते हो सोते सोते, कभी उल्टे हो गए, पुल्टे हो गए, ये सब किस वजह से हो पाता है, ब्रेन जो है सिग्नल दे रहा है मसल्स को, और तभी तो आप उल्टे पुल्टे हो पा रहे हो, चल पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, गिर पा रहे हो, लुढ़क पा रहे हो। आपकी बॉडी जो मूव कर रही है वो मसल्स की वजह से ही तो मूव कर रही है। यस, एकदम सही है। समझ लीजिए आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो आपको पता लग जाता है कि आपको अपना हाथ हटा लेना चाहिए। आपको ये जो सेंस हुई हैं चीजें, आपने एक खतरे को डिटेक्ट किया है, तो डिटेक्शन का काम किसका है, आपके नर्व सेल्स का है। आपके पास अलग अलग सेंस ऑर्गन है, जैसे इनर ईयर जो है सुनने में मदद करता है, इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर है। नोज जो है सूंघने में मदद करता है, इसके पास क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। टंग जो है टेस्ट करने में हेल्प करती है, इसके पास गस्टेटरी रिसेप्टर है। सारी चीजों के नाम हम जो है ऑलरेडी जान चुके हैं बढ़िया तरीके से। राइट, अब समझ लीजिए आपके पास कोई सिग्नल आया, तो ये सिग्नल कौन उठा लेगा, भैया आपका न्यूरॉन का डेंड्राइट यानी डेंड्राइटिक टिप या डेंड्राइट कह लीजिए, ये उठा लेगी।
अब डेंड्राइट के पास सिग्नल आ गया है तो मेरे भाई ये जो सिग्नल है ये दौड़ पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्मेट में, यानी एक करंट जो है ये दौड़ पड़ेगा आपके कहा न्यूरॉन में। ये जो करंट है ये सबसे पहले डेंड्राइट के पास आया, उसके बाद सेल बॉडी यानी साइटोन के पास गया, एंड उसके बाद एक्सॉन के पास से होते होते एक्सॉन एंडिंग के पास चला गया, पूरे तार में करंट फैल गया। अब ये जो तार है ये दूसरे तार से एकदम कनेक्टेड नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। तो इस गैप में या इस साइनेप्स में आप करंट नहीं दौड़ा सकते, तो आप कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनका नाम क्या था आपका, बेसिकली यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर इनका नाम था। तो इंपल्स जो है यानी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चली गई केमिकल्स के माध्यम से, फिर दूसरे न्यूरॉन में करंट दौड़ जाएगा और उसके बाद वो जो है किसी मसल तक या फिर आपके ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचा देगा, एंड अल्टीमेटली आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई आपके डेंड्राइट पे, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रेवल करी डेंड्राइट से साइटोन यानी सेल बॉडी के पास, और उसके बाद एक्सॉन के पास, एंड उसके बाद मेरे दोस्त आपका एक्सॉन एंडिंग के पास इंफॉर्मेशन चली गई और कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल सिग्नल में, और इस केमिकल सिग्नल को दोबारा से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट ने पकड़ लिया और आपका अच्छे तरीके से सिग्नल जो है ट्रांसपोर्ट हो गया। ये बात हमने सीखी, करेक्ट है, ये बात हमने सीखी। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ आओ मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो इसमें तो आई डोंट थिंक आपको 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम मुझे देना चाहिए, तो 30 सेकंड का टाइम ले लो और पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन में कवि ये पूछते हैं कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, गैप को क्या कहा जाता है। समझ लीजिए एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, करेक्ट। इनके बीच का जो गैप है इसे क्या कहा, ये जो पार्ट है इसे कहा डेंड्राइट, ये बीच का पार्ट जो है इसे कहा साइटोन, ये जो पार्ट है इसे कहा एक्सॉन, और इन्हें एक्सॉन एंडिंग। सिमिलरली डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग। यहां ये जो बीच का पार्ट है इसे क्या कहा, सिनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह दिया, सिनेप्स कह दिया। ये जो डेंड्राइट है, एक्सॉन है, ये तो आपके न्यूरॉन के ही पार्ट हैं, और इंपल्स का मतलब होता है सिग्नल, तो सिग्नल तो दौड़ रहा है, इस तार में जो सिग्नल है ये कैसे दौड़ रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में। और यहां दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे दौड़ रहा है मेरे भाई, आपका बेसिकली केमिकल की फॉर्मेट में, यहां केमिकल, तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर आगे चल के केमिकल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इंपल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन या सिग्नल, इंपल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन या सिग्नल, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो आपके पास आ गया मिस्टर बी, मिस्टर साइनेप्स। लगभग 90% लोगों ने सवाल सही कर दिया है। आ जाइए, देखो मेरे दोस्त, अब एक सवाल है, इसमें मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दे देता हूं, सवाल भी समझा देता हूं। इन साइनेप्स यानी ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, केमिकल सिग्नल कहां से कहां जाएगा, फटाफट बताइए। केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, आराम से डिकोड करने की कोशिश करिए। डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड, देखो मेरे भाई साइनेप्स क्या होता है, ये आपका एक न्यूरॉन है, करेक्ट, करेक्ट गुरुजी, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, करेक्ट, करेक्ट गुरुजी, इसमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। आ जाइए, अब ये है डेंड्राइट, ये है साइटोन, ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन की एंडिंग। तो यहां पर साइनेप्स पे ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्सॉन की एंडिंग है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो सिग्नल कैच करेगा केमिकल सिग्नल, ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है। यानी मेरे भाई आपका ये जो सिग्नल गया इस बीच वाले इलाके में, आपका जो सिग्नल जा रहा है ये एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जा रहा है। एक न्यूरॉन के, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, तो न्यूरॉन 1 का जो एक्सॉन है इससे सिग्नल न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट के पास जा रहा है। इसी चीज को ढूंढो भाई ऑप्शन में, डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन, क्या डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जा रहा है, नहीं, एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जा रहा है। एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ सेम न्यूरॉन, एक्सॉन से सेल बॉडी नहीं जाता, सेल बॉडी से एक्सॉन जाता है सेम न्यूरॉन के, लेकिन यहां सिनेप्सिस की बात करी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी सही नहीं बैठती। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ सेम न्यूरॉन, भाई सेम न्यूरॉन तो बीच में साइनेप्स कहां से आया, बिल्कुल नहीं आया।
एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में, एकदम सही बात है। उत्तर क्या आ जाता है मिस्टर डी आ जाता है, करेक्ट। उत्तर क्या आ जाता है मिस्टर डी आ जाता है। आई होप यू आर एबल टू मार्क इट, आई होप आप इसको सही से कर पाए होंगे। लगभग 62% बच्चे कर पाए हैं, 23% लोगों ने गलती कर दी। एंड आई गेस आप अपनी गलती पकड़ चुके होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। ये अगर आपका एक न्यूरॉन है, समझ लो ये आपका एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन, ये है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन। तो इसके एक्सॉन से इसके डेंड्राइट पे भेज रहे हो ना सिग्नल, इसी को तो आप क्या कह रहे हो, बीच में साइनेप्स की ओर सिग्नल भेजना कह रहे हो। तो एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर, एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर, उल्टा नहीं भेज रहे हो डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ए में कंफ्यूज जो हो गए कोई बात नहीं, आपने सीख लिया है कि कैसे चीजें आपकी काम करती हैं, ठीक है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 सेकंड का टाइम ले लो, फटाफट मार्क करो। इन अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल गए, कहां पर, फटाफट बताओ कहां पर, कौन सा वो इलाका था, कौन सा अड्डा था, फटाफट बता दो मेरे भाई मेरे दोस्त, फटाफट बता दो। ये अगर आपका न्यूरॉन है, ये अगर आपका न्यूरॉन है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कब बदले, ये अगर न्यूरॉन है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कब बदले। ये आपका डेंड्राइट है, ये आपका साइटोन है, ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन एंडिंग है, यहां से केमिकल रिलीज हुए थे और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे चले गए थे। तो कहां पर ये आपके केमिकल बने, आपके इस एक्सॉन एंडिंग पे। तो क्या सेल बॉडी में बने, यहां बने, नहीं सर यहां तो कोई काम ही नहीं है। डेंड्राइटिक एंड, क्या डेंड्राइट में यहां बने, यहां बने, नहीं भैया यहां से बन के यहां आए थे, तो ना डेंड्राइट पे बने। एक्सॉन में बने, एक्सॉन में, पूरे एक्सॉन में थोड़ी बन रहे हैं, इस एक्सॉन के एंड पे बन रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोनल एंड। जब भी दो ऑप्शन ऐसे लगे आपको कि दोनों के दोनों सही हैं, तो बेटर आंसर ढूंढिएगा। ज्यादा बेहतर आंसर आप ढूंढेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। उत्तर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आपका मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन हो जाता है। इसको हम मार्क आए, अरे यार गलत मार्क कर दिया मैंने। 67% लोगों ने सही किया था। आई एम सॉरी, आज लीडर बोर्ड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, क्या कर सकता हूं अब, सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूं। यस, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, कई बार हो जाती है। बी की जगह डी मार्क कर दिया तो बी डी जलाइले जिगर से पिया हो गया हमारे सवाल का, पर कोई बात नहीं, है ना। आओ, ये सवाल रिफ्लेक्स सेक्शन के हैं, अभी आप नहीं बना पाओगे, तो इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन सभी बच्चों से मैं माफी मांगता हूं जो अच्छा कर रहे थे लीडर बोर्ड में। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ही कर सकते हैं अब, है ना, गलती से हो गया। गलती इंसान से ही होती है, पर कोई बात नहीं, है ना। चलो, वैसे भी कोई मेडल नहीं मिलने वाला था, बट हाँ कुछ बच्चों को अच्छा लगता है लीडर बोर्ड पे आके, तो उन सभी लोगों को मैनी मैनी सॉरी ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द डे। चलो आ जाओ, बस अभी टाइम कितना हो गया है, 1 घंटा हो गया, और पढ़ोगे बताओ। वैसे न्यूरोलॉजी का आप इतना ही झेल जाओ, यही बहुत बड़ी बात है ना। बताओ मेरे दोस्त, आज मेरा बर्थडे है अभिषेक, हैप्पी बर्थडे अभिषेक भाई। आ जाओ, कुछ डाउट ले लेते हैं। अगले 2 मिनट में अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आप रीसेंट में पोस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उन डाउट्स को फेच किया जाएगा। अगले 10-15 मिनट जो है डाउट लेने का काम करते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे उतना आपके लिए इस चैप्टर में तो बेटर है। एटलीस्ट देखो, रिप्रोडक्शन चैप्टर इज वेरी इजी, आप लोग पढ़ते हुए आए उन चीजों को। और उसके बाद के जो 2 चैप्टर है, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला और हेरिडिटी वाला, ये बहुत छोटे हैं, 6-6 पेज के चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो ऑटोमेटिकली 2-2 दिन में कंप्लीट हो रहे होंगे। मेन जो आपका कंसेप्चुअल चैप्टर बचा है वो यही है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ना भी दिमाग के बारे में ही है। तो आराम से हम लोग धीरे धीरे हौले हौले पढ़ते हुए चलेंगे इस चैप्टर को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद अचानक से जो है आपका सिलेबस एक रफ्तार पकड़ लेगा, ठीक है। हो सकता है रफ्तार की जगह हनी सिंह भी पकड़ ले, लेकिन रफ्तार भी पकड़ लेगा आपका सिलेबस। बहुत तेजी से हम लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे, मल्टीपल क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, है ना। सबका बर्थडे है आज, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू ऑल, है ना। सामूहिक बर्थडे है क्या, सब लोग साथ में ही पैदा हुए थे। आओ, जिस जिसको बर्थडे विशेष चाहिए वो भी रिसेंट आउट में पोस्ट कर दो भाई। आज आपको बर्थडे विश करते हैं सारे मेरे दोस्तों को, बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर सैंपल पेपर्स डिस्कस करिए, अहमद भाई हो जाएंगे, है ना, सैंपल पेपर्स डिस्कस हो जाएंगे। सर प्लीज रिपीट कोऑर्डिनेशन, अनुष्का जी बिल्कुल रिपीट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जनरल
भाषा में इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश करिए। समझिए कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रही हैं, आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी और के साथ कोऑर्डिनेट करना, यानी किसी और के साथ तालमेल बनाना, यानी किसी और के साथ साथ काम करना। अब अल्टीमेटली अगर मुझे मेरी बॉडी में आने वाले फूड को डाइजेस्ट करना है, तो क्या कोई एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है या मल्टीपल ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं? क्या हमारी बॉडी एक फैक्ट्री जैसी है जहां पर मल्टीपल ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। भाई मैंने अपने मुंह में खाना लिया एंड अल्टीमेटली मैंने खाने को चबाया, टीथ भी काम कर रहे हैं। उसके बाद जो खाना है उसमें मैंने टंग की हेल्प से सलाइवा मिलाया, मेरी टंग भी काम कर रही है। ये सलाइवा कहां से आया? सलाइवरी ग्लैंड से आया, तो सलाइवरी ग्लैंड भी काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने फूड को नीचे गटका, यानी मेरी यहां पर जो मसल्स हैं जो कि फूड को डिग्लूट करने में हेल्प कर रही हैं, गटकने में हेल्प कर रही हैं, ये भी अपना योगदान दिखा रही हैं। उसके बाद बेसिकली मैंने अपने फूड को स्टमक में ले जा करके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, तो प्रोटीन डाइजेशन वाला एंजाइम भी बन रहा है, वो भी किसी ने बनाया होगा, है ना, स्टमक की सेल्स ने बनाया होगा। HCl भी बन रहा है, तो उसी टाइम पर HCl भी बना। तो कई काम जो है ये साथ साथ हो रहे हैं जिससे कि आपका फूड जो है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाए, यानी मल्टीपल चीजें एक साथ एक काम के लिए बेसिकली हेल्प कर रही है। इसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो चाहते हैं फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। स्टमक भी चाहता है, इंटेस्टाइन भी चाहता है, पेनक्रियाज भी चाहता है, गॉल ब्लैडर भी चाहता है, लिवर भी चाहता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स भी चाहते हैं। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं जिससे फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। इनका मकसद सिर्फ एक है, फूड की प्रॉपर डाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, इसीलिए साथ साथ काम कर रहे हैं। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? दोस्त वैसे तो मैं अधिकतर कंटेंट आपको लिखकर ही पढ़ाता हूं, तो अगर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको मैं हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स खुद प्रोवाइड करता हूं, उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, आराम से समझिए। मैं जब शॉर्ट नोट्स बनाता हूं आपको मैं बताता हूं कि मेरा स्टाइल क्या होता है। व्हेन यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। समझ लीजिए आपने आज ये लेक्चर अच्छे तरीके से देखा, अपने कॉपी में सारी चीजें नोट कर ली। अब आप चाहते हो कि पूरा का पूरा चैप्टर एक फर्रे में आ जाए, एक पर्टिकुलर शीट में आ जाए। देन राइट टू थिंग्स। पहली चीजें विच आर इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें जो आपको पता भी हैं, याद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आती हैं बार बार, उन चीजों को लिखिए। एंड दूसरी चीजें विच यू डू नॉट रिमेंबर, ऐसी चीजें जो आप भूल जाते हैं बार बार, उन्हीं को तो याद रखना है। उन्हीं के लिए तो आप अपनी मेमोरी बूस्टर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो आप भूल जाते हैं बार बार, उनको शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और ऐसी चीजें जो याद रखना बहुत जरूरी है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, इनको शॉर्ट नोट्स में लिखिए। और मेरे भाई फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, लैंग्वेज मत लिखिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। लैंग्वेज बिल्कुल भी मत लिखिए जिससे कि आपके शॉर्ट नोट्स सच में शॉर्ट हो जाएं। अगर आप लैंग्वेज लिखोगे, एक एक बात को अगर आप नोट करोगे, तो अल्टीमेटली आप जो है पोथी ही बनाओगे, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इन फ्लो चार्ट्स। जैसे आज का समझ लीजिए, अगर मैं नर्वस कंडक्शन का आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिखाऊं तो कैसा होगा? भैया एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से सिग्नल निकला, कहां पहुंचा? साइटोन पे पहुंचा। साइटोन के बाद आपका एक्सॉन पे पहुंचा। एक्सॉन के बाद एक्सॉन की एंडिंग पे बिल्कुल पहुंचा। यहां से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, बिल्कुल रिलीज हुए। और नेक्स्ट न्यूरॉन पे आपका सिग्नल पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। अब ये जो आपका यहां से यहां तक का पूरा मामला है, ये जाता है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और ये जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बना, ये जो है आपका साइनेप्स में बना। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर आपका केमिकल सिग्नल होता है। तो मैंने एक लाइन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर डिकोड कर लिया, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा अपने नोट्स में। ऐसे लिखूंगा कि डेंड्राइट जो है, इससे साइटोन के पास सिग्नल गया, इससे एक्सॉन के पास गया, इससे एक्सॉन की एंडिंग के पास गया, इसके बाद आपका न्यूरोट्रांसमीटर बना, इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन पे आपका सिग्नल गया। ऐसे एक लाइन में मैंने सारे के सारे नाम लिख लिए। अब ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये आपका जो है केमिकल सिग्नल है, ये मैंने आपका दूसरी लाइन में लिख लिया। दो लाइन में मेरा पूरा का पूरा आज का काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने यही सीखा है आज, इसके बाहर कुछ सीखा थोड़ी है। हमने जो भी मैंने इस एक लाइन में लिखा यही तो सीखा है, इसके अलावा कुछ थोड़ी सीखा है। तो यू नीड टू कंसाइज द थिंग्स अप। आपको चीजें बहुत छोटी छोटी फॉर्मेट में करनी होती है, एकदम छोटे छोटे तरीके से, राइट? आइए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अमित भाई, थैंक यू सो मच, लव यू भाई। सर रिपीट सेल बॉडी टॉपिक। देखो मेरे भाई, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
तो आपने पूरे के पूरे न्यूरॉन में न्यूक्लियस कहां देखा गुरुजी? ये तो आपके डेंड्राइट थे कई सारे। ये आपकी लंबी सी जो ट्यूब है ये एक्सॉन थी, ये एक्सॉन की एंडिंग थी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आपने न्यूक्लियस बनाया यहां पर, यानी ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये आपका सिग्नल यहां लेकर के आ रही हैं इस मेन सेल जैसी चीज के पास, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस भी है। तो इस सफेद बाउंड्री वाली चीज को हमने क्या कह दिया? सेल बॉडी कह दिया। न्यूरॉन का ऐसा पार्ट जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है ये आपका क्या हो जाएगा? सेल बॉडी हो जाएगी। ये जो छोटी छोटी आपकी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं, दीज आर डेंड्राइट। ये जो लंबी सी ट्यूब है इसे एक्सॉन कहा, एंड नीचे की साइड आपकी एक्सॉन एंडिंग हो गई। तो ये जो सफेद पार्ट बनाया है गोल मटोल, इसे साइटोन या सेल बॉडी कहा, क्योंकि एक सेल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, आ जाओ। ऑल राइट सर, पीडब्ल्यू में ऐसा भी कोई फीचर है जिससे वीडियो कॉल होती है? मैं वीडियो कॉल करने की कोशिश करता हूं दोस्त, आज है ना, आपको वीडियो कॉल लगाते हैं, है ना, आपको भी लगाते हैं, आपको भी लगाते हैं, सौरभ भाई को भी लगाते हैं। लेट्स चेक वीडियो कॉल होती है या नहीं, है ना। अब देखो मैंने वीडियो कॉल पे क्लिक किया है, हो नहीं रही है, क्योंकि मैंने शायद वो सेटअप करा नहीं रखा। पीडब्ल्यू के बाकी सारे स्टूडियोज में है। अभी मैं अपने घर से क्लास लेता हूं तो होम स्टूडियो में शायद ये फीचर ना हो। यस, बाकी अलग अलग जगह पे अगर आप देखोगे तो टीचर्स वीडियो कॉल करते हैं। कभी मैं एक काम करूंगा, स्टूडियो से क्लास लगा लूंगा। नेक्स्ट वीक की क्लास जो है आई टेक फ्रॉम स्टूडियोज, और उस टाइम पर हम लोग आपसे बात करेंगे, आधे घंटे का टाइम रख लेंगे और आपसे खूब सारी वार्तालाप करेंगे एंड अल्टीमेटली आपके सारे डाउट्स लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है दोस्त। सर जिम और स्टडी कैसे मैनेज करें? शिवांश भाई, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नेवर बीन टू जिम। बट हाँ, हर चीज का टाइम होता है। आप बस अपना जिम इस तरीके से करिएगा कि आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट ना हो जाए, बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है। आपके पास 3 तरीके की एनर्जी होती है ना। नॉर्मली बता रहा हूं, बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहली जो एनर्जी है इसे मैं कहता हूं फिजिकल एनर्जी, शारीरिक कार्य करने की एनर्जी। दूसरी जो एनर्जी है ये मैं कहता हूं मेंटल एनर्जी, मानसिक कार्य करने की एनर्जी। और तीसरी जो एनर्जी है ये है सेक्सुअल एनर्जी, जो कि आपके सेक्सुअल थॉट्स को ड्राइव करती है। और आप अभी एडोलेसेंट एज में हैं, आप समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो एनर्जी है इसको जब आप बचाते हो तो आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रख पाते हो और फिजिकली ज्यादा काम कर पाते हो, क्योंकि आपके पास ये 3 एनर्जी है। अब दिस मेक्स योर 100% पूल। टोटल आपके पास इतनी एनर्जी है। अब आप मान के चलिए कि 33% एनर्जी ये वाली है या 34% मान लो फॉर इजी कैलकुलेशन, वरना आप में से कुछ लोग ये डाउट पूछने लग जाएंगे सर ये तो 99 ही हुई, 1% एनर्जी कहां गई? मेरे भाई ये लिखने में ही चली गई मेरी 1% एनर्जी, है ना। तो समझ लीजिए ये एनर्जी है। आप अगर इस 33% एनर्जी में से 20% एनर्जी वेस्ट कर देते हैं सारे दिन, आपका दिमाग जो है सही जगह पर नहीं है ना। दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, इस उम्र में काफी कॉमन है, लेकिन उस चीज को कम करना, कंट्रोल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जो थॉट्स आ रहे हैं उनको अगर आप थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, अल्टीमेटली यू कैन सेव एनर्जी फ्रॉम दिस पूल। तो आप फिजिकल कार्य भी ज्यादा कर पाएंगे, मेंटल कार्य भी ज्यादा कर पाएंगे, दोनों हो पाएगा। अब सिमिलरली अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट मत हो जाएगा। पता लगा कि लेग डे है, बहुत ज्यादा पैरों की एक्सरसाइज कर ली, अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है क्लास में, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स अप। आपको बैलेंस्ड अप्रोच दिखाना है कि भाई मैं जिम उतना ही करूं जिससे मेरा माइंड फ्रेश रह पाए। मैं आधा घंटा अगर जिम कर रहा हूं, इसमें कार्डियो कर लिया मैंने, इसके अलावा मैंने जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर ली, उसके अलावा मैंने थोड़ी वेट लिफ्टिंग कर ली हल्का फुल्का, जिससे कि मैं घर जाके पढ़ाई कर पाऊं। पता लगा कि इतना ज्यादा जिम कर लिया है कि घर आकर जो है करा रहे हैं, लेट के रो रहे हैं, इतना नहीं। थोड़ा सा जिम करो और बाकी टाइम अभी पढ़ाई को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो। अगर आपको लगता है जिम करने में करियर ही बनाना है तो आप इसको ज्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो आप फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम दो, मेंटल और फिजिकल में फिर आप बैलेंस करना। ये इस उम्र के लिए नहीं है फिलहाल, है ना। इसका आप वक्त जो है बहुत ज्यादा बचाइए। ये मेरी एज अ एल्डर ब्रदर आपके लिए सलाह है। ये आप मानेंगे तो जीवन में खुश रहेंगे। अभी इस उम्र में जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाते, इस एनर्जी को तो आपको पूरा पूरा ही बचाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ओके, क्या लगता है सीबीएसई 2026 का पेपर कैसा होगा? भाई आराम से पढ़ोगे तो कैसा भी पेपर हो आपके लिए इजी ही होगा। आप मान के चलो कि पेपर कितना भी हार्ड हो, कोई ना कोई बच्चा तो उसको फोड़ के आता ही है। मानोगे? सब बच्चे ही मानोगे? कोई भी पेपर कितना भी हार्ड हो, कोई ऐसा बच्चा तो आएगा, यस ऐसे करते हुए निकलेगा और उसको देख के तुम रो दोगे। तो पेपर कैसा भी आए, किसी को तो मजा आ ही जाएगा उस पेपर में। तो जिसे मजा आए वो तुम होने चाहिए। यस, तो अल्टीमेटली यू नीड टू बिकम सो गुड कि पेपर कैसा भी आए हम तो फोड़ ही देंगे। अब जिस लेवल की बायोलॉजी हमारी चल रही है हमें कोई पंगा होगा नहीं, बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। आ जाओ।
ओके, डेंड्राइट क्या होता है? न्यूरॉन का वो पार्ट जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन को कैच करता है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? करा देंगे दोस्त, ये चैप्टर हो गया एक बार तो आप मान के चलिए उसके 4-5 हफ्ते बाद ही, 1 महीने के अंदर ही आपका सिलेबस हो सकता है आराम से, है ना? आ जाओ। ओके, आप बायो के सुपरस्टार हो सर, लव यू भाई, थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतनी तारीफ कर रहे हो, थैंक यू। ओके सर, व्हाट इज कॉन्शियस? कॉन्शियस का मतलब आप जब अपने आसपास की सारी चेंजेस को सेंस कर पाए, आप अपने एनवायरमेंट के प्रति अवेयर हो, दैट इज कॉन्शियसनेस। यानी आपको पता लग रहा हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है ना? ठंडी हवा चल रही है तो भाई स्वेटर ओढ़ लेता हूं, है ना, चादर ओढ़ लेता हूं, दैट इज कॉन्शियसनेस। आपको पता लग जाए आपके आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने शरीर को ढाल लें, उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करें, दैट इज कॉन्शियसनेस, राइट? ऑल राइट, आइए क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये टॉपिक आगे आएगा, अभी हम पढ़े नहीं है ना? अभी जब हम ब्रेन की डिस्कशन करेंगे तो ब्रेन जो है उसकी कवरिंग को हम क्रेनियम कहते हैं, अपने इस खोपड़े को, इस हड्डी को। तो अल्टीमेटली ये जो कवर है ब्रेन का, दैट इज क्रेनियम। तो जब ब्रेन पढ़ेंगे, क्रेनियम पढ़ेंगे, उसके बाद क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे उसके बाद स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे उस टॉपिक में। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो, है ना? सैटरडे को 3 घंटा क्लास लीजिए, खत्म कीजिए मेरे भाई। 3 घंटे में तो ये नहीं हो पाएगा, मैं चाह रहा हूं कि चीजें थोड़ी आराम से प्यार से पढ़ी जाए, लेकिन हाँ आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो है कर सकते हैं, टेंशन मत लो, है ना? चलो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच दोस्तों आपकी तारीफों के लिए। अब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग कल निपटा देंगे, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे, और उसके बाद प्लांट में कुछ रिस्पॉन्सेज हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ये चैप्टर एक बार खत्म हो जाए तो रिप्रोडक्शन को आप थोड़ा पेस अप कर सकते हो, बिकॉज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और आपका इंटरेस्ट तो पक्का ही है, ये तो मैं एकदम आंख मीच के भी बता सकता हूं। तो वो जो चैप्टर्स हैं उनको भगाया जा सकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है इनको भगाया नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर कंसेप्चुअली वेरी साउंड टॉपिक्स, यहां समझने की चीजें बहुत सारी हैं, राइट? तो इनको थोड़ा सा आराम से खींच करके ले चलते हैं और आने वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाएगा। ऑलराइट, चल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अगर आज का पूरा टॉपिक समझ में आया, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया, एंड उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एज वेल एज नर्व इंपल्स आपको समझ में आ गया कि कैसे कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार तारा रारा लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन, और उसके बाद हम लोग आगे रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 6-7 लेक्चर्स में या उससे पहले ही इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, फिर मेन टाइम रिप्रोडक्शन के टॉपिक को दिया जाएगा, एंड उसके बाद हेरिडिटी और अगला जो है एनवायरमेंटल इश्यूज, वो तो आप मान के चलिए 2-2 दिन के चैप्टर्स हैं, तो वो हम कभी सैटरडे संडे क्लास लेकर के पूरा करा देंगे, और फिर प्रैक्टिस की ओर बढ़ जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जाएंगे और आपको सॉल्व कराए जाएंगे, करेक्ट है? आ जाओ मेरे भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।